हेलो दोस्तों, मैं मन्ना आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे कांडा आदमखोर की कहानी, जो जिम कॉर्बेट की मशहूर बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ से है। ये कहानी बेहद रोमांच से भरी हुई है, जिसे सुनना आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और पूरी कहानी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आइए, इस अद्भुत और साहसिक कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे महान शिकारी सर जिम कॉर्बेट ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से इस खतरनाक आदमखोर टाइगर का सामना किया। कांडा आदमखोर की कहानी भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की है। वो एक खतरनाक टाइगर था, जिसने 1932 में पूरे इलाके में आतंक मचा दिया था। वो टाइगर पहले से घायल था, जिसकी वजह से वह सामान्य शिकार करने में असमर्थ हो गया था। माना जाता है कि उसके जबड़े में चोट लगी थी, जिससे वह जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा था। इसी कारण वह इंसानों को अपना शिकार बनाने लगा। वो टाइगर इतना चालाक था कि उसने गांव के आसपास के इलाकों को अपना शिकार क्षेत्र बना लिया था। खेतों में काम करने वाले किसानों, जंगल में लकड़ी बीनने वाले और बच्चों तक को वह अपना शिकार बना रहा था। कांडा और आसपास के गांव में हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। लगभग 150 लोगों की जान लेने के बाद यह आदमखोर एक बड़ा खतरा बन गया था। इस समस्या से निपटने के लिए प्रसिद्ध शिकारी सर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। जिम कॉर्बेट न केवल एक कुशल शिकारी थे, बल्कि वन्य जीवों के प्रति दया और समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। वो टाइगर बेहद चालाक था और उसे पकड़ना आसान नहीं था। तो चलिए यह जबरदस्त कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे सर जिम कॉर्बेट ने इस खतरनाक टाइगर का सामना किया था। कहानी की शुरुआत में सर जिम कॉर्बेट ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम दूसरों के साथ साझा किए गए अंधविश्वासों, जैसे 13 लोगों का एक साथ भोजन करना, खाने के दौरान शराब पास करना, सीढ़ी के नीचे से गुजरना आदि में अधिक विश्वास नहीं रखते। लेकिन हमारी अपनी निजी मान्यताएं हमारे लिए बहुत वास्तविक होती हैं, चाहे वे हमारे दोस्तों के लिए हंसी का कारण ही क्यों ना बने। सर जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं यह नहीं कह सकता कि क्या खेल प्रेमी आम इंसानों की तुलना में अधिक अंधविश्वासी होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वे अपने अंधविश्वासों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। सर कॉर्बेट के एक मित्र हमेशा बड़े शिकार पर जाते समय 5 कारतूस ही ले जाते हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। वही दूसरे मित्र हमेशा 7 कारतूस ले जाते थे। एक और दोस्त, जो उत्तरी भारत में सबसे प्रसिद्ध शिकारियों में से एक थे, कभी भी सर्दियों के शिकार का मौसम शुरू नहीं करते थे, जब तक कि वह पहले एक महसीर मछली का शिकार ना कर लें। सर कॉर्बेट की सांपों से जुड़ी कुछ मान्यताएं थीं। जब भी वो आदमखोर जानवरों का पीछा करते थे, तब उन्हें पूरा विश्वास होता था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक वो एक सांप को मान नहीं लेंगे, तो उनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सर कॉर्बेट सुबह उठे और सुबह से लेकर रात तक कई मील की दूरी तय करने लगे। वो खड़ी पहाड़ियों पर चढ़े और कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरे। इन झाड़ियों ने उनके हाथों और घुटनों पर गहरे और बदसूरत घाव कर दिए थे। सर कॉर्बेट एकदम थकान से चूर हो गए थे और 15वीं शाम को अपने 2 कमरे वाले फॉरेस्ट बंगले में गए, जहां वो रुके थे। वहां पहुंचते ही उन्हें गांव वालों का एक दल मिला, जो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि उसी दिन उसके गांव की सीमा पर आदमखोर बाघ को देखा गया था। उस रात कुछ करना संभव नहीं था, लेकिन सर कॉर्बेट ने उन्हें लालटेन देकर गांव वापस भेज दिया और उन्हें मना किया कि अगले दिन कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा।
वह गांव उस पहाड़ी के सिर पर स्थित था जिस पर बंगला बना था। अपने एकांत स्थान और घने जंगलों से घिरे होने के कारण वह गांव पूरे जिले में बाघ के हमलों से सबसे अधिक पीड़ित था। बाघ ने वहां 2 महिलाओं और एक पुरुष का शिकार किया था। अगली सुबह सर कॉर्बेट ने गांव का पूरा चक्कर लगाया और फिर दूसरे चक्कर का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया। यह दूसरा चक्कर पहले से करीब 1/4 मील नीचे था। जब वो एक कठिन ढलान पर पत्थरों की परत को पार कर रहे थे, तब उन्होंने एक छोटे से नाले पर कदम रखा, जो बारिश के पानी से खड़ी पहाड़ी से नीचे गिरने से रास्ता बना था। सर कॉर्बेट ने नाले को ऊपर और नीचे की ओर देखा और ये पता कर लिया कि बाघ वहां नहीं था। तभी उनकी नजर उनके ठीक सामने करीब 25 फीट दूर एक हलचल पर पड़ी। उस जगह पर एक छोटा सा पानी का तालाब था जो बाथ टब के आकार का था। तालाब के दूसरी ओर एक सांप था जो शायद पानी पी रहा था। जैसे ही सांप ने अपना सर उठाया, सर कॉर्बेट की नजर उस पर गई। फिर जमीन से 2-3 फीट ऊपर उठते ही उसने अपना फन फैला लिया था और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह एक किंग कोबरा था। वो सांप सबसे सुंदर था जिसे सर कॉर्बेट ने कभी नहीं देखा था। उसका गला जो उनकी ओर था गहरे नारंगी रंग का था, जो नीचे जाते जाते सुनहरे पीले रंग में बदल रहा था। उसकी पीठ हरे रंग की थी जिस पर सफेद वी आकार के निशान थे। उसकी पूंछ के सिरे से ऊपर तक के करीब 4 फीट का हिस्सा चमकीला काला था जिसमें सफेद चिन्ह दिखाई देते थे। उसकी कुल लंबाई 13 से 14 फीट के बीच थी। किंग कोबरा के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, जैसे उनके आक्रामक स्वभाव और उनकी तेज गति के बारे में। अगर सांप सर कॉर्बेट पर हमला करता जैसा कि वह करने वाला था, तो ऐसे हालात में वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो नीचे के ढलान पर थे। लेकिन तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो बच सकते थे क्योंकि वो पत्थरों के बिखरे हुए ढलान पर थे। उस सांप के फन फैले हुए थे जो एक छोटी प्लेट जैसे दिख रहे थे। पर सर कॉर्बेट की एक गोली उस तनाव को खत्म कर सकती थी। पर उनके हाथों में जो बंदूक थी वो बहुत भारी थी और वो इतने दिनों की हुई मेहनत और इंतजार के बाद टाइगर को डराना नहीं चाहते थे। कुछ समय बाद सांप की लंबी और कांपती 2 मुंह वाली जीभ ने अंदर बाहर जाना बंद कर दिया और उसने अपना फन भी बंद कर दिया और पलटकर झुका और दूसरी दिशा की ढलान पर चढ़ने लगा। सर कॉर्बेट ने उस सांप को देखते हुए पहाड़ी पर अपना हाथ बढ़ाकर एक पत्थर उठाया जो क्रिकेट बॉल के जितना बड़ा था और उनके हाथ में फिट भी हो गया था। सांप अभी कठोर मिट्टी की एक तेज धार तक ही पहुंचा था। तभी सर कॉर्बेट ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर उसके सर के पीछे हिस्से पर दे मारा। यह वार किसी और सांप को तुरंत मार डालने के लिए काफी था, लेकिन किंग कोबरा पर इसका वो कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो और गुस्सा हो गया और सर कॉर्बेट की तरफ पलटा और सीधा उनकी ओर दौड़ पड़ा। और सांप इतनी तेजी से आगे से बढ़ रहा था कि वो बहुत कम समय में सांप ने आधी दूरी तय कर ली थी। फिर सर कॉर्बेट ने दूसरा पत्थर मारा जो बड़ा था और एकदम उसकी गर्दन पर लगा। उससे उसकी गति रुक गई और धीमी हो गई और वो रुक गया। इसके बाद का बाकी काम सर कॉर्बेट के लिए आसान हो गया। सांप को खत्म करने के बाद उनके अंदर संतोष और विजय का एक गहरा एहसास हुआ। दोस्तों, ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये गर्मियों के दिन की बात है, क्योंकि दुनिया के सारे सांप सर्दियों के मौसम में हाइबरनेट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे सर कॉर्बेट ने एक किंग कोबरा सांप को मारा, क्या उस सांप को मारना सही था या गलत?
क्योंकि वो अपने रास्ते जा रहा था। और दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सांप को जब तक छेड़ा ना जाए, वो खुद से कभी भी हमला नहीं करता। आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि सर कॉर्बेट का इस सांप को मारना सही था या गलत। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सांप को मारने के बाद सर कॉर्बेट ने गांव के चारों ओर दूसरा चक्कर पूरा किया और ये चक्कर भी पहले की तरह बेकार साबित हुआ। सर कॉर्बेट इस बात से काफी खुश थे कि उन्होंने सांप को मार दिया था। बहुत दिनों के बाद पहली बार उन्हें ये विश्वास होने लगा था कि उनकी तलाश उस आदमखोर के लिए सफल रहेगी। अगले दिन सर कॉर्बेट ने फिर से गांव के आसपास के जंगल में टाइगर को ढूंढा और शाम होते होते गांव के किनारे एक जुताई किए गए खेत में टाइगर के ताजे पंजों के निशान ढूंढे। गांव के करीब 100 निवासियों में भय का माहौल पूरी तरह फैल चुका था। लोग डरे हुए थे और अपने घरों से निकलने में बहुत डरा करते थे। सर कॉर्बेट ने गांव के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अगली सुबह जल्दी लौटेंगे और वो 4 मील जंगल के बंगले की ओर अपनी एक लंबी यात्रा पर अकेले ही निकल गए। जिस इलाके में जहां एक आदमखोर टाइगर सक्रिय हो, जंगलों में उन सुनसान रास्तों पर सुरक्षित चलने के लिए बहुत ध्यान देना होता है और बहुत ही कड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। और जो शिकारी बार बार खुद शिकार बनते बनते बचा हो, अपनी समझ को सतर्क रखना जरूरी होता है। इन नियम तोड़ने से आदमखोर का शिकार बनने का खतरा बढ़ जाता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर कॉर्बेट जंगल में अकेले क्यों गए, जबकि उनके पास कैंप में बहुत आदमी थे। इस सवाल पे सर कॉर्बेट ने जवाब दिया, क्योंकि आदमी अपने साथियों पे ज्यादा डिपेंडेंट होकर लापरवाह हो जाता है। और दूसरा, अगर टाइगर के साथ मुकाबला हो जाए तो अकेले होने पर बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगली सुबह जब सर कॉर्बेट गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही सर कॉर्बेट उनके पास पहुंचे, गांव के लोगों ने उन्हें खुशी से बताया कि रात में एक भैंस मारी गई थी। यह घटना गांव के अंदर हुई थी और भैंस को मारकर कुछ ही दूरी तक खींचते हुए पहाड़ी के किनारे से नीचे एक पतली, गहरी और घने जंगलों से ढकी घाटी में ले जाया गया था, जो पहाड़ी के उत्तरी हिस्से में थी। पहाड़ी के किनारे पर सर कॉर्बेट बहुत ध्यान से एक बाहर की ओर निकली हुई चट्टान की जांच कर रहे थे। तो उससे ये साफ हो गया कि घसीटने के निशान के साथ सीधे खड़ी ढलान से नीचे जाना सही नहीं होगा। इसके बजाय उन्हें घाटी के निचले सिरे से अंदर प्रवेश करना होगा और उस जगह तक ऊपर चढ़ना होगा जहां उन्हें शिकार मिलने की उम्मीद हो। यह रणनीति सफलतापूर्वक लागू की गई और दोपहर तक सर कॉर्बेट उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने ऊपर से मार्क किया था। वहां घाटी लगभग 100 गज तक सपाट थी। इसके बाद यह 300 गज की खड़ी चढ़ाई के साथ ऊपर की ओर जाती थी। उस सपाट इलाके के ऊपरी छोर पर सर कॉर्बेट को शिकार और शायद भाग्य से टाइगर भी मिलने की उम्मीद थी। घाटी के घने कांटेदार झाड़ियों और छोटे बांसों से ढके रास्ते से कठिन चढ़ाई ने उन्हें पसीने से एकदम भर दिया था। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि पसीने से भीगे हाथों से तेजी से होने वाले कामों को करना मुश्किल होता है। सर कॉर्बेट ने आराम करने और धूम्रपान के लिए एक जरूरी ब्रेक लिया। सर कॉर्बेट के सामने की जमीन बड़ी-बड़ी चिकनी चट्टानों से ढकी हुई थी, जिनके बीच से एक छोटी सी धारा बह रही थी। यह धारा जहां भी संभव होता
छोटे-छोटे पारदर्शी तालाब बनाती जाती थी। उन्होंने पतले रबर वाले सोल वाले जूते पहने थे, जो इन चट्टानों पर चुपचाप और सुरक्षित चलने के लिए एकदम सही थे। जब वो ठंडा और सूखा महसूस करने लगे, तब उन्होंने शिकार के पास जाकर टाइगर को सोते हुए देखने की उम्मीद में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जमीन का 3/4 हिस्सा पार करने के बाद उन्हें शिकार दिखाई दिया। वहां भैंस की लाश वर्ण की झाड़ियों के नीचे छिपी हुई थी और पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई में लगभग 25 गज की दूरी पर थी। टाइगर दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सावधानी से सर कॉर्बेट मरी हुई भैंस के पास पहुंचे और फिर एक सपाट चट्टान पर खड़े हो गए और आसपास की हर इंच जमीन का निरीक्षण करने लगे। और वहां खतरे का एहसास हो रहा था। 3 या 4 मिनट तक सर कॉर्बेट पूरी तरह से स्थिर खड़े रहे, बिना किसी खतरे के बारे में सोचते हुए। फिर अचानक उन्हें महसूस हुआ कि टाइगर बहुत पास से उन्हें देख रहा है और उन्हें खतरे का आभास हो गया था। और उस खतरे ने टाइगर को भी जगा दिया था। वो अपनी नींद से जाग चुका था। जहां सर कॉर्बेट खड़े थे, उनके बाएं सामने एक सपाट जगह पर घनी झाड़ियों का एक गुच्छा था। ये झाड़ियां उनके 15 से 20 फीट दूरी थी और शिकार से भी इतनी ही दूरी पर थी। उनका ध्यान उन झाड़ियों पर केंद्रित था। कुछ ही क्षणों में झाड़ियों में हलचल होने लगी और अगले ही पल उन्होंने देखा कि टाइगर पूरी गति से खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहा था। सर कॉर्बेट ने तुरंत अपनी राइफल उठाई, लेकिन जैसे ही वो निशाना लगा पाते, वह एक लताओं से ढके पेड़ के पीछे गायब हो गया। लगभग 60 गज की दूरी पर जब टाइगर ने एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो सर कॉर्बेट ने गोली चला दी थी और टाइगर पीछे की ओर गिरा और पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। पत्थरों और मिट्टी का ढेर उसके साथ नीचे आ रहा था। उसकी दहाड़ें घाटी में गूंज रही थीं। सर कॉर्बेट को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी। वो सोच रहे थे कि जब वह उनके पैरों के पास गिरेगा, तो उसे कैसे संभालेंगे। लेकिन उसकी दहाड़ें अचानक बंद हो गईं और सर कॉर्बेट ने उसे फिर देखा, तो वो टाइगर अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए बिना किसी चोट के पहाड़ी के किनारे पर जा रहा था। झाड़ियों और पत्थरों के बीच से उसकी झलक मिल रही थी, लेकिन कोई साफ निशाना नहीं बन रहा था। और आखिरी में वो सूखी बांस की झाड़ियों को तोड़ता हुआ पहाड़ी के अगली घाटी में गायब हो गया। सर कॉर्बेट को बाद में पता चला कि उनकी गोली जो 17 डिग्री के कोण में चलाई गई थी, वो टाइगर की बाईं कोहनी पर लगी थी और उस हड्डी से एक हिस्सा उखड़ गया था, जिसे हंसी में फनी बोन कहा जाता है। गोली चलते चलते चट्टान से टकराई और वापस उछलते हुए टाइगर के जबड़े के नोक पर गोली ने जोरदार प्रहार किया। ये दोनों घाव चाहे जितने भी दर्दनाक हों, घातक नहीं थे और वो टाइगर के हल्के खून का पीछा करते हुए अगले घाटी में जाने लगे। अगर वो केवल एक घने कांटेदार झाड़ में जाते और वहां से उन्हें टाइगर की गुस्से वाली दहाड़ सुननी, जिसमें प्रवेश करना आत्महत्या जैसा होता। सर कॉर्बेट की गोली की आवाज गांव में सुनी गई थी और एक उम्मीद से भरी भीड़ उस पहाड़ी पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। सर कॉर्बेट की योजना के विफल होने पर गांव वाले बहुत नाराज हो गए थे, जितने कि सर कॉर्बेट हुए थे। और अगले दिन शिकार का निरीक्षण करते हुए सर कॉर्बेट को ये जानकर खुशी हुई और थोड़ी हैरानी भी कि टाइगर उस रात के दौरान वापस आया था और उसने भैंस को थोड़ा खाया भी था। और दूसरा शॉट पाने के लिए सर कॉर्बेट के पास अब एक ही तरीका था, शिकार पर बैठना।
लेकिन वहाँ एक समस्या थी। शिकार के पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सर कॉर्बेट छुप कर बैठ सकते। ना ही वहाँ कोई पेड़ था और पिछले अनुभव से वो समझ गए थे कि ऐसी जगह बैठना ठीक नहीं जहाँ जमीन पर बैठना हो, और खासकर जब वह शिकार एक मानव शिकार करने वाला टाइगर। अभी भी सर कॉर्बेट ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कहाँ बैठना चाहिए। तभी उन्हें टाइगर की आवाज़ सुनाई दी, जो घाटी से आ रही थी, जिसमें उन्होंने पिछले दिन चढ़ाई की थी। टाइगर की आवाज़ सुनकर सर कॉर्बेट खुश हो गए कि फिर से उन्हें एक शिकार करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि टाइगर को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि टाइगर जब अपनी जोड़ी की तलाश में जंगल में घूमता है और थोड़ा घायल होने पे खुद ही आवाज़ और की ओर आकर्षित हो जाता है। यहाँ सर कॉर्बेट कहते हैं कि शिकार करने वाले टाइगर को मूर्ख बनाने के लिए अच्छी तरह से उसकी आवाज़ निकालना आना चाहिए, और वो आवाज़ उस स्थान से आनी चाहिए जहाँ टाइगर के आने की संभावना ज़्यादा हो, और वहाँ घनी झाड़ियाँ या घास के भरे बड़े ढेर हों, और शिकार करने वाला बहुत करीब से उस टाइगर का शिकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। सर कॉर्बेट कहते हैं कि उन्हें यह यकीन है कि कई शिकार करने वाले इस बात पर संदेह करेंगे कि हल्के घायल बाघ को आवाज़ पर लाया जा सकता है। सर कॉर्बेट उन सभी को बताना चाहते हैं कि वह अपनी राय तब तक रोक के रखें जब तक वह खुद इस पर प्रयोग नहीं कर लेते। इस अवसर पर टाइगर ने उनकी आवाज़ का जवाब दिया था, और वो एक घने झाड़ी में चला गया था। 1 घंटे तक बारी-बारी से एक दूसरे को पुकारते, और टाइगर सर कॉर्बेट की आवाज़ सुनकर भी और पास आने से इनकार करता रहा। उन्होंने अपनी असफलता का कारण यह माना कि जिस स्थान पर वो उसे पुकार रहे थे, वो वही जगह थी जहाँ पिछली बार टाइगर को एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव का सामना करना पड़ा था। जिस पेड़ को सर कॉर्बेट ने चुना, वह एक बैंक के बिल्कुल किनारे पर उग रहा था, और उसकी एक शाखा जमीन से लगभग 8 फीट ऊपर थी। जब वो उस शाखा पर बैठे थे, तो वो बांस राहत घाटी से 30 फीट ऊपर और सीधे उस पर थे जहां उन्हें उम्मीद थी कि टाइगर वहां आएगा। पेड़ का चुनाव करने के बाद वो वापस उस पहाड़ी पर गए जहां उन्होंने उस आदमी को नाश्ते के लिए मिलने का निर्देश दिया था। शाम को 4 बजे सर कॉर्बेट आराम से शाखा पर बैठ गए और लंबे और कठिन इंतजार के लिए तैयार थे। अपने आदमी से मिलने से पहले सर कॉर्बेट ने उन्हें अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर उन्हें पुकारने के लिए कहा। अगर सर कॉर्बेट ने तेंदुए की आवाज़ में जवाब दिया तो उन्हें वहीं बैठना था, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें 2 दलों में बंटकर जितने भी गांव वाले हो सके उन्हें इकट्ठा करना होगा, और घाटी के दोनों ओर से नीचे आकर शोर मचाते हुए पत्थर फेंकने थे। सर कॉर्बेट की किसी भी हालत में पेड़ पर सोने की आदत हो गई थी, और वो थक भी चुके थे, इसलिए उनकी शाम अच्छी भी थी। जैसे ही सूर्यास्त के समय सूरज की किरणों ने पहाड़ों के ऊपर अपनी सुनहरी आभा फैलाई, उन्हें लंगूर की चेतावनियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पूरी तरह से सचेत कर दिया। उन्होंने जल्दी से बंदर को देखा, जो घाटी के पास एक पेड़ की चोटी पर बैठा था और उनकी ओर इशारा कर रहा था। तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उसने सर कॉर्बेट को तेंदुआ समझ लिया था। कुछ देर तक लंगूर चेतावनी की आवाज़ें निकालते रहे, और आखिरकार अंधेरा होने के साथ साथ ही आवाज़ें रुक भी गईं। घंटों तक सर कॉर्बेट ने अपनी आँखें और कान ताने रखे,
और फिर अचानक से उन्हें एक पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरते हुए उनके पेड़ पर लगने जैसा महसूस हुआ। पत्थर के बाद एक भारी मुलायम कदमों की आवाज आने लगी, जो बिना शक एक टाइगर की थी। सर कॉर्बेट खुद को समझा के उसकी इस दिशा में आना, जहाँ घाटी नहीं है, ये आम बात नहीं होगी। लेकिन उनकी ये सोच बहुत जल्दी खत्म होगी जब टाइगर ने सर कॉर्बेट के ठीक पीछे से गुर्राने की आवाजें निकालना शुरू की। तब ये साफ हो गया कि वो तब घाटी में आ चुका था और टाइगर ने सर कॉर्बेट को नाश्ता करते हुए और उस पहाड़ी पर जहाँ बाद में लंगूर ने उन्हें देखा था, और टाइगर ने सर कॉर्बेट को पेड़ पर चढ़ते हुए भी देखा था। वो एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, और उस स्थिति को सावधानी से संभालने की आवश्यकता थी। जिस पेड़ की शाखा पर सर कॉर्बेट बैठे थे, वो दिन के समय बैठने के लिए आरामदायक थी, पर अंधेरे में स्थिति बदलने के लिए बहुत कम जगह देती थी। सर कॉर्बेट अपनी राइफल को हवा में चला सकते थे, लेकिन बहुत पास से टाइगर को दूर करने के प्रयास में जो उन्होंने भयानक परिणाम देखे थे, वो उन्हें ये कदम उठाने से मना कर रहे थे। इसके अलावा अगर टाइगर ने हमला नहीं किया, तो भी राइफल 450-400 का शॉट इतने पास से उसके पास उसे स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता था, और तब उनकी सारी मेहनत बेकार जाती। सर कॉर्बेट जानते थे कि टाइगर कूद नहीं सकेगा, क्योंकि अगर वो कूदता तो वो गिरकर सीधे 30 फीट नीचे की ओर चट्टानों पर गिर जाता। लेकिन उसे कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर आसानी से सर कॉर्बेट तक पहुंच सकता था। टाइगर की दहाड़ें इतनी तेज थीं, जिसे लग रहा था कि वो सर कॉर्बेट के पास ही पेड़ पर उनके साथ बैठा हुआ है। सर कॉर्बेट ने राइफल को अपनी गोदी से उठाकर उल्टा कर लिया और नल को अपनी बाएं बाह और शरीर के बीच ढकेल दिया। नली को नीचे करते हुए साथ ही सुरक्षा कवच को चढ़ा लिया। उनके ऐसा करने पे टाइगर ने और तेज गुर्राहट करना शुरू कर दिया। अगर तब टाइगर सर कॉर्बेट तक पहुंचा होता, तो वह शायद राइफल के सामने आ सकता था, और ट्रिगर के चारों ओर उनकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, और अगर वो उसे मारने में नाकाम रहे, तो उनके शॉट के बाद उन्हें पेड़ पर और ऊपर चढ़ने का एक अच्छा मौका मिलता। समय बहुत धीरे-धीरे बीत रहा था, और आखिरकार पहाड़ी के चारों ओर शिकार करते और गुर्राते हुए बाघ उनके बाएं और एक छोटी सी खाई में कूद गया, और कुछ ही मिनटों बाद सर कॉर्बेट ने हत्या की जगह पर हड्डी टूटने की आवाजें सुनी, और आखिरकार उस पेड़ पर आराम कर सके, और पूरी रात उन्होंने केवल हत्या की दिशा से ही आवाजें सुनी। सूर्य कुछ ही मिनटों पहले उग चुका था, और घाटी अभी भी गहरी छांव में थी। जब सर कॉर्बेट के आदमी पहाड़ी से उन्हें पुकारने लगे, और उसके तुरंत बाद उन्होंने टाइगर को अपने बाएं पहाड़ के ऊपर और पास तेजी से उसे दौड़ते हुए देखा। वहां रोशनी कम थी, और रात भर ठीक से ना सोने के कारण उनकी आंखें लाल और खिंची हुई थीं। उन आंखों से शॉट लेना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी सर कॉर्बेट ने अपनी राइफल उठाई, और उन्हें ये देखकर संतोष हुआ कि गोली उस टाइगर को लग गई थी। एक बड़ी गर्जन के साथ वो उनके पेड़ की ओर सीधे दौड़ा, और जैसे ही वो कूदने ही वाला था, दूसरी गोली बड़ी किस्मत से उसके सीने में लग गई। भारी गोली के प्रभाव से उसकी कूद
विचलित हो गए और टाइगर पेड़ से सर कॉर्बेट के पास आने से कुछ पहले ही टकराया और फिर वह फिसलते हुए घाटी में गिरकर जिस पानी के तालाब में पहले उन्होंने बताया था उसमें वह गिर पड़ा। वह पानी से बाहर निकला जो उसके खून के से लाल हो चुकी थी और घाटी में धीरे-धीरे चला गया और आँखों से ओझल हो गया। कठिन शाखा पर 15 घंटे बीतने के बाद उनके शरीर की सारी मांसपेशियां अकड़ चुकी थीं और जब तक सर कॉर्बेट उस पेड़ से उतरकर खून से सने अपने कपड़े धुलते हुए और अपनी अकड़ी हुई टांगों की मालिश करते हुए उसके पीछे चलने के लिए तैयार हुए, तब तक वह बहुत दूर नहीं गया था। उन्होंने उसे एक छोटी सी चट्टान के नीचे एक और पानी के तालाब में मरा हुआ पाया। सर कॉर्बेट के आदेशों के विपरीत पहाड़ी पर एकत्रित पुरुषों ने उनकी गोली और टाइगर की गर्जन, उसके बाद एक और गोली की आवाज़ सुनी थी और एक साथ वो लोग नीचे की ओर दौड़ पड़े। खून से सने पेड़ के पास पहुंचने पर जहां सर कॉर्बेट की मुलायम टोपी पड़ी थी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि टाइगर ने सर कॉर्बेट को उठा लिया होगा। उनके डर के शोर को सुनकर सर कॉर्बेट ने उन्हें आवाज़ दी और वो फिर से घाटी में दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने खून से सने कपड़े देखे, वह भय और चिंता से ठिठक गए। जब उन्हें यह यकीन हो गया कि वो घायल नहीं थे और कपड़ों पर खून उनका नहीं था, तो कुछ ही देर में वो टाइगर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक मोटी कोम्पल काटी गई और उसे लताओं से बांधकर टाइगर को बहुत कठिनाई और शोर शराबे के साथ पहाड़ी चढ़ाकर गांव तक ले जाया गया। दूर दराज इलाकों में जहां लंबे समय से आदत पड़ चुके मनुष्य शिकारियों का काम चल रहा था, वहां कई बहादुरी के कार्य किए जाते थे जिन्हें वहां के लोग सामान्य घटनाएं मानते थे और बाहरी दुनिया को इसके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं होता था। सर कॉर्बेट ऐसे काम को रिकॉर्ड करना चाहते थे जो कांडा के मानव शिकारी के आखिरी शिकार के बारे में थे। सर कॉर्बेट इस घटना के बाद थोड़ी देर में वहां पहुंच गए और गांव वालों से मिली जानकारी और उस स्थान का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद, जहां उस समय कोई हलचल नहीं हुई थी, वो एक ऐसी कहानी को पेश करने में सक्षम रहे जो उन्हें विश्वास था कि हर विवरण में सही था। एक टाइगर जो दिसंबर से और कुछ महीने आगे तक मनुष्य शिकारी बन चुका था, तब उस टाइगर ने 5 लोगों को मार डाला था और 2 को घायल किया था। इसलिए वहाँ की जनता बहुत बड़ी परेशानी में थी। उस टाइगर के डर के कारण वहाँ के लोग अपनी गेहूं की फसल रात में नहीं देख सकते थे, जिससे हिरणों ने इसे लगभग बर्बाद कर दिया था। वहाँ के लोग घास लेने के लिए जंगल में नहीं जा रहे थे और न ही जंगल में अपनी गाय को चराने के लिए जा रहे थे, जिसने गांव के कई मवेशी मारे गए थे। उस परिस्थिति में वहाँ के लोग लगभग बर्बाद हो गए थे। वहाँ के वन अधिकारी इस बाघ को मारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी। 2 शिकारी भी इसे गोली मारने आए थे, लेकिन उस टाइगर को नहीं मार सके। आदरणीय जिला मजिस्ट्रेट ने उस टाइगर को मारने के लिए 150 रुपए का इनाम घोषित किया था, इसलिए हर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। गांव वालों ने सर कॉर्बेट से कहा कि हमने सुना है कि आपने बहुत सारे मैन ईटर टाइगर्स और लेपर्ड्स को मारा है।
इसके लिए आपने खास तौर पर कुमाऊं विभाग में एक अच्छा नाम कमाया है। नागपुर के मैन ईटर तेंदुए को भी आपने ही मारा था और यहाँ के सभी लोगों का मानना है कि आप ही इस टाइगर को मार सकते हैं और हम सभी गांव वाले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस टाइगर को मारें और गांव वालों को इस बड़े संकट से बचाएं। इस कृपा के लिए हम जनता अत्यंत आभारी होंगे और आपके दीर्घायु और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। आशा है कि आप हमारी स्थिति पर विचार करेंगे और हमें इस आपदा से बचाने के लिए और वहां जाने का रास्ता रामनगर होते हुए सुल्तान तक था और सुल्तान से कांडा तक। गांव वाले सर कॉर्बेट से कहते हैं कि जब आप रामनगर पहुंचे तब उन्हें बताएं और वो लोग अपनी गाड़ी से खाने पीने का सामान पहुंचाएंगे और आप तक और आप सबका स्वागत भी करेंगे। कांडा शिकारी को सर कॉर्बेट ने जिस गांव के पास मारा था वहां एक बुजुर्ग आदमी और उसका एक बेटा रहता था। पिता ने 1914 से 1918 के युद्ध के दौरान सेना में सेवा की थी और उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा रॉयल गढ़वाल राइफल में भर्ती हो। यह उस समय के शांति के दिनों में एक साधारण काम नहीं था क्योंकि रिक्रूटमेंट कम होते थे और लोग बहुत थे, जैसा कि आजकल है। लड़के के 18 साल होने के बाद कुछ लोग गांव से बाजार की ओर जाते हुए गुजरे। लड़का उस पार्टी के साथ चला गया और तुरंत भर्ती कार्यालय में जाकर उसने खुद को पेश किया। जैसा कि उसके पिता ने उसे सैन्य शिष्टाचार से सलामी देना और भर्ती अधिकारी की उपस्थिति में आचरण करना सिखाया था। उसे बिना किसी संकोच के भर्ती कर लिया गया और भर्ती के बाद उसे अपनी कुछ पर्सनल सामान घर छोड़ने की छुट्टी दी गई। फिर वह अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए निकल गया। लगभग दोपहर के समय 5 दिन बाद वो घर वापस लौटा और वहां खड़े दोस्त जिन्होंने उसकी खबरें सुनने के लिए उसे घेर लिया था, लोगों ने उसे बताया कि उसके पिता गांव के एक छोर पर अपने छोटे खेत में हल चला रहे हैं और रात तक वापस नहीं आएंगे। वो वही खेत था जिस पर सर कॉर्बेट ने उस दिन किंग कोबरा के निशान देखे थे जब वो कांडा मैन ईटर को मारने गए थे। लड़के अपने मवेशियों के लिए घास इकट्ठा करने गया था और जैसे ही उसने एक पड़ोसी के घर में दोपहर का भोजन किया, वह पत्तियां इकट्ठा करने के लिए 20 पुरुषों के दल के साथ निकल पड़ा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गांव एक पहाड़ी पर स्थित था और उसके चारों ओर जंगल था। उस मैन ईटर ने पहले ही 2 महिलाओं को मार दिया था जब वो उन जंगलों में घास काटने जा रही थी और कई महीनों से मवेशियों को गांव के चारों ओर के पेड़ों से काटी गई पत्तियों पर ही जिंदा रखा जा रहा था। हर दिन पुरुषों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूर तक जाना पड़ता था और उन दिनों में वो दल जो कुल 21 लोगों का था, वो लोग खेतों को पार करते हुए कड़ी और पथरीली पहाड़ी पर 1/4 मील नीचे गए और फिर उस घाटी के सिर तक पहुंच गए जो घने जंगलों से होकर 8 मील तक पूर्व की ओर जाती थी और रामगंगा नदी से मिलती थी जो धिकाला वन बंगले के सामने था। घाटी के सिर पर जमीन लगभग समतल और बड़े पेड़ों से ढकी हुई थी। वहां पुरुषों ने आपस में बढ़ते हुए अपनी पसंद के पेड़ पर चढ़कर आवश्यक पत्तियां काटी जिन्हें उन्होंने रस्सी से बांधकर गठरी बनाई।
और फिर गांव लौट आए। जब पुरुषों की टोली पहाड़ी से नीचे आ रही थी, तब वो आपस में जोर-जोर से बात कर रहे थे, ताकि अपनी हिम्मत बनाए रखें और टाइगर को डराकर भगा सकें। या वे पेड़ों पर चढ़े हुए थे और एक दूसरे को आवाज दे रहे थे। तभी जो टाइगर घाटी के एक घने स्थान में आधे मील नीचे छुपा हुआ था, उसने उन्हें सुन लिया और टाइगर ने उस स्थान को छोड़ दिया जहां उसने 4 दिन पहले एक सांबर मादा को मार कर खाया था, और एक नाले को पार करते हुए आगे निकल गया। और उस लड़के ने अपनी मवेशियों के लिए पत्तियां काटने के लिए एक ऑर्किड पेड़ चुना था। यह पेड़ लगभग 20 गज ऊपर था। जहां से टाइगर ने उसे देखा, पेड़ के ऊपर की शाखाएं एक छोटे से घाटी के ऊपर झुकी हुई थीं, जिसमें 2 बड़े पत्थर थे। जब लड़का पत्तियां काटने के बाद पेड़ से उतर रहा था और उन्हें एक ढेर में इकट्ठा कर रहा था, तब वह सुरक्षित था। लेकिन जब उसने देखा कि जो 2 शाखाएं काटी थी, वे घाटी में गिर गई थीं, तब वो घाटी में उन शाखाओं को उठाने के लिए नीचे उतरा। तभी टाइगर ने पेड़ की छांव छोड़ दी और घाटी के किनारे तक चुपचाप पहुंच गया। जैसे ही लड़का शाखाओं को उठाने के लिए झुका, टाइगर उस पर कूद पड़ा और उसे मार डाला। अब सर कॉर्बेट का ये जान पाना मुश्किल था कि हत्या पेड़ों पर चढ़े हुए पुरुषों के रहने के दौरान हुई या जब वे वहां से जा चुके थे। उस बुजुर्ग पिता का अपनी संतान की तलाश में इतने भयानक समय में खोज करना उन दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की साहस का गहरा प्रमाण था। यह देखते हुए कि टाइगर ने पहले ही कई जिंदगियां ले ली थी, पिता का बिना किसी संकोच के अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में जाना और उन सब मानसिक कष्टों को सहना उनके चरित्र की गहरी ताकत को दर्शाता था कि वो अकेले इन खतरों का सामना करने में हिचकिचाए नहीं। और उससे ये पता चलता है कि वह अपने बेटे के बचने की आशा में सच्ची जिम्मेदारी और साहस से भरे थे, बजाय इसके कि वह सोचते कि उनका बेटा टाइगर का शिकार हो गया था। जब उन्होंने कहा, अब मुझे संतोष है सर कॉर्बेट साहब, क्योंकि आपने मेरे बेटे का प्रतिशोध लिया, तो यह शोक के बावजूद एक प्रकार की आत्म शांति को दर्शाता है। हमें इस लेख से यह गहरा संदेश मिलता है कि प्रकृति के खतरों में जहाँ भय है, लेकिन उसे साहस से पार किया जाता है, वहाँ चुपचाप और अनदेखे कृत्यों का महत्व है। यह साहस कई बार उन लोगों द्वारा नहीं पहचाना जाता जो उसे अनुभव करते हैं, लेकिन इसका असर न केवल उनके ऊपर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ कांडा मैन ईटर टाइगर की कहानी खत्म होती है और अगली कहानी जल्द ही आएगी दोस्तों। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी रोमांचक और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।